अशोक के साम्राज्य में अलग अलग विभागों में बटा एक प्रशासन तंत्र शहरों से लेकर गांवों तक फैला था। प्रशासन को चलाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया था। उत्तर पश्चिम में उत्तरापथ प्रांत था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, ओडिशा के पास कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आज के भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अशोक के समय आज की तरह छोटे छोटे राज्य नहीं थे। तब राज्यों का आकार बड़ा था। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन के लिए करीब 2300 साल पहले अशोक ने कमाल का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, जिसकी झलक आज की प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिखती है। अशोक के साम्राज्य में भी अलग अलग विभागों में बटा एक प्रशासन तंत्र नगरों से लेकर गांवों तक फैला था, जहां सड़क से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। प्रशासन को चलाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया था। अशोक ने गांव में रज्जुक यानी ग्राम प्रशासकों को नियुक्त किया था। कई गांवों के एक समूह पर जिलाध्यक्ष को तैनात किया गया। अधिकारियों की मदद के लिए बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए गुप्तचर लगाए गए थे, जो सम्राट को अपनी छानबीन का पूरा लेखा जोखा भेजते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि साम्राज्य में धम्म नीति के मुताबिक काम हो, और धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर जया एस त्यागी कहती हैं कि अशोक का यह तंत्र आज के प्रशासनिक अमले से बहुत मेल खाता है, लेकिन कुछ मायनों में यह शायद और आगे था। उनका कहना है, आज से अलग तब अशोक की शासन व्यवस्था में जिन धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई, उनके जरिए अशोक लोगों का निजी आचरण सुधारने का प्रयास भी कर रहे थे। यानी उन्होंने प्रशासन को लोगों के घर तक ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी तक ले जाने का काम भी किया। इसका मतलब है कि अशोक एक ऐसा शासन तंत्र खड़ा कर रहे थे जो सकारात्मक ढंग से लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करे। यकीन नहीं होता कि हजारों वर्ष पहले अशोक ने देश चलाने के लिए उन नीतियों पर काम किया जो आज किसी सरकार के एजेंडे में होती हैं। अशोक ने प्रजा से कहा कि वो हर धर्म संप्रदाय का सम्मान करे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने कभी बौद्ध भिक्षु का चोगा नहीं पहना, जबकि अपने प्रयासों से उसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। युद्ध के जरिए अशोक का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला, जबकि धर्म विजय की जो शुरुआत अशोक ने की, उसकी कोई सीमा नहीं थी। पूरब में इंडोनेशिया, दक्षिण में श्रीलंका से लेकर पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान तक दुनिया के एक बड़े हिस्से में अशोक ने प्रेम और सद्भाव से बौद्ध धर्म को दुनिया का प्रमुख धर्म बनाने में मदद की। अशोक ने लगातार बौद्ध धर्म और उससे जुड़े संघों को बढ़ावा देने की कोशिश की, और अपनी मृत्यु के समय तक उसकी ये कोशिशें जारी रही। हालांकि कहा यह भी जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन के आखिरी दिनों में उसके उत्तराधिकारी ने बौद्ध भिक्षुओं को दान देने पर रोक लगा दी थी। अशोक ने फिर भी दान देना नहीं छोड़ा। पहले अशोक का खाना सोने के बर्तनों में परोसा जाता था। दान पर रोक लगने पर अशोक ने उन बर्तनों को दान में दे दिया। जब सोने के बर्तन पर रोक लगी तो फिर वो चांदी और कांसे के बर्तन दान देने लगा। इसके बाद तो भारत के इस महानतम सम्राट को उसके वंशजों ने मिट्टी के बर्तन में खाना देना शुरू कर दिया। बूढ़ी निर्बल काया में ढल चुके सम्राट अशोक के पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने साथ हो रहे इस व्यवहार का विरोध कर सके। ऐसे में सम्राट अशोक ने अपने महामंत्री राधागुप्त को बुलाया और उनसे पूछा, महामात्य राधागुप्त, इस साम्राज्य का सम्राट कौन है? कौन है इसका राजा? राधागुप्त भी बस औपचारिक रूप से ही महामंत्री थे। एक और औपचारिकता निभाते हुए वो बोले, आप ही हैं महाराज, आप ही हैं हमारे सम्राट। राधागुप्त को आशा थी कि ये सुनकर शायद अशोक को प्रसन्नता मिले, लेकिन उम्मीद से परे बूढ़े अशोक ये सुनकर और रुआंसे हो गए और एक बार फिर राधागुप्त को अपने करीब बुलाकर धीमी आवाज में बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठ मत बोलो राधागुप्त। मैं जानता हूं अब मेरी सत्ता समाप्त हो चुकी है।
अपने दाएं हाथ की मुट्ठी खोलकर राधा गुप्त को दिखाते हुए अशोक ने कहा, अब मेरे अधीन कुछ है तो बस ये। मुट्ठी में आंवले का आधा टुकड़ा था। अक्सर अशोक के लिए पहेलियां खड़ी करने वाले राधा गुप्त आज अशोक की पहेली नहीं बूझ पा रहे थे। अशोक की मुट्ठी में रखे आधे आंवले को कुछ पल देखने के बाद राधा गुप्त ने पूछा, आधा आंवला? महाराज, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। अब अशोक ने बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में राधा गुप्त को इस आधे आंवले का अर्थ समझाते हुए कहा, मेरे आदेशों का अब कोई अर्थ नहीं है राधा गुप्त। मेरे आदेश अब उस नदी की तरह हैं जो बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकराकर लौट जाती है। अशोक ने एक सेवक को अपने पास बुलाया। कक्ष में आकर सेवक राधागुप्त और सम्राट के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अशोक ने उसे और निकट बुलाया और कहा, मित्र, अब मेरी कोई सत्ता नहीं है, परंतु क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? सेवक दुविधा की स्थिति में था, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, हां, कहिए महाराज। इस आधे आंवले को कुक्कुतरामा ले जाओ और संघ में दान दे दो। भिक्षुओं को मेरी तरफ से तुम दंडवत प्रणाम करना और कहना, इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष के महानतम राजा ने आप सभी के लिए यह उपहार भेजा है। कृपया मेरी इस अंतिम भेंट को संघ में मौजूद सभी लोगों के बीच बांट दें। सेवक उस आधे आंवले को लेकर चला गया। अशोक वदन में लिखा है कि उस आंवले को शोरबे में डाला गया। संघ में मौजूद सभी भिक्षुओं ने उसे ग्रहण किया। दूसरी तरफ देवों के प्रियदर्शी अशोक की मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक की मृत्यु के करीब 2300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके विचार आपको हर जगह दिखाई देंगे। हमारे तिरंगे का चक्र, 4 सिंहमुख वाला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अहिंसा के प्रति हमारा रुझान, हमारी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, इन सभी में अशोक की छाप मिलती है।